डियर ऑल, मैं इंटर लॉ के अमेंडमेंट्स लेने जा रहा हूँ। इंटर लॉ का ये 1 ईयर अमेंडमेंट होगा, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। फुल 1 ईयर का जो भी अमेंडमेंट्स आया है इंटर के लॉ में कवर्ड है, बिकॉज सामने जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं उसमें एक तो एग्जाम डिले वगैरह हुए हैं। तो अब क्या है कि कम से कम 4 से 5 टर्म के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, एक साथ वो लोग एग्जाम में अपियर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उन लोगों का पहले का बहुत सारा जो अमेंडमेंट्स है वो शायद नहीं किया हुआ हो। तो मैं इस अमेंडमेंट क्लास में टोटल अमेंडमेंट्स तुम लोग के साथ डिस्कस करूंगा जो लास्ट 1 साल में हुआ। इनफैक्ट कई जगह पे तो तुम देखोगे कि मैं 1.5 साल 2 साल पुराना अमेंडमेंट्स जो है वो भी डिस्कस कर दूंगा। तो इट विल बी अ होल अमेंडमेंट्स क्लास, ओके, फुल एकदम, मतलब आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज इसमें कवर्ड मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट क्लास का मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट ही नहीं है। बिकॉज जब मैं अमेंडमेंट आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मैं अमेंडमेंट के संग संग पूरा का पूरा वो जो टॉपिक है, मतलब अमेंडमेंट आज मान लो एक चीज में आया है तो वो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ही मैं एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा। तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि अमेंडमेंट क्लास है तो तुमको पहले से अपना वो चैप्टर पढ़ के बैठना है तब तुमको समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सिंपल मतलब सुनोगे, तुमको मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा और फिर उसमें क्या अमेंडमेंट आया वो भी बता दूंगा। ठीक है, तीसरी बात है ये अमेंडमेंट क्लासेस चैप्टर वाइज होंगे। आई विल शो इट टू यू, ओके। ये देखो आप, ये इंटरमीडिएट में 1 ईयर का जो पूरा अमेंडमेंट है, ये अराउंड देखो आप 16 अलग अलग टॉपिक से चैप्टर्स है जिनमें अमेंडमेंट आया है। और ये नोट्स ना 55 पेजेस के हैं। ये देखो इतना बड़ा है, 55 पेजेस का। तो इतना सारा अमेंडमेंट एक बार में पढ़ना तुम्हारे लिए, मेरे लिए, स्टूडेंट, हम सब के लिए ही दिक्कत है। तो मैं क्या करूंगा कि अमेंडमेंट्स चैप्टर वाइज पुट करता जाऊंगा। ठीक है, ये क्लासेस में लूंगा। जैसे मैं आज का जो मेरा एजेंडा है अभी फिलहाल, मैं फर्स्ट आपको आज ये 2 चैप्टर्स का करा दूंगा, इनकॉर्पोरेशन ओपीसी एंड सेक्शन 8 कंपनी का अमेंडमेंट्स अभी मैं डिस्कस करूंगा। मतलब अमेंडमेंट क्या पूरा कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। और फिर उस वाले जो नोट्स हैं वो नोट्स को भी मैं पुट कर दूंगा। तुम देखोगे कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं तो फर्स्ट कमेंट में मैं नोट्स के लिंक भी दे दूंगा इन चैप्टर्स के अमेंडमेंट वाले। तो तुम जाके वो नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो और मेरा एक क्लास भी सुन सकते हो। अगर बिना नोट्स देखो हमेशा वेबसाइट पे डाला हुआ ही रहेगा, तो तुम नोट्स अभी डाउनलोड करो या बाद में करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो अभी कुछ नहीं, बस ये वीडियो स्ट्रेट अवे देखना सुनना चालू कर सकते हो, आराम से समझ में आएगा, कोई भी कॉपी पेन पेपर की जरूरत नहीं है। फर्स्ट बात तो ये यूट्यूब पे, तो दिस अमेंडमेंट विल बी ऑलवेज देयर, तुम बार बार जब चाहे इसको रेफर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। दूसरी बात है इसके नोट्स भी वेबसाइट में मैं डाल के उसका लिंक दे दूंगा, तो वो भी तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। अभी के लिए तुम्हारा फोकस बस एक ही होना चाहिए कि अमेंडमेंट क्लास को ढंग से सुन लो, याद कर लो, संग संग मेरे पूरा समझ के याद कर लो। बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा प्लस अमेंडमेंट बताऊंगा, दोनों ही बता दूंगा एक साथ। ठीक है, एक बार देखो जरा, ये 55 पेजेस का है, इतना बड़ा अमेंडमेंट। अब इतना बड़ा तो कोई भी मतलब एक साथ में स्टूडेंट भी नहीं पढ़ सकता और याद रखना भी मुश्किल रहेगा। तो अपने चैप्टर वाइज जाएंगे, एक एक अमेंडमेंट का जो क्लास लगेगा उसमें 2-2 चैप्टर करके कवर करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 अमेंडमेंट क्लासेस में धीरे धीरे कवर होता चला जाएगा इन 8 डेज। ठीक है, आराम से पूरा कवर होगा, एक एक चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा, तुमको कोई भी डाउट या तकलीफ एज सच होने वाली नहीं है। अच्छा, आईसीएआई का एक बार नोटिफिकेशन दिखाता हूं। ये सीए इंस्टीट्यूट ने देखो एक नोटिफिकेशन निकाला था, ये अराउंड 8 पेजेस का है। ये देख लो, ये सीए इंस्टीट्यूट का है। अब कई स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि सर सीए इंस्टीट्यूट ने तो बस 8 पेजेस का ही निकाला है, आप इतना ज्यादा अमेंडमेंट क्यों करा रहे हो? अरे इंस्टीट्यूट ने तो बस अमेंडमेंट में पेज नंबर का रेफरेंस दे दिया है। उन्होंने अपने, ये देखो आप, ये देखो स्टडी मटेरियल के पेज नंबर का रेफरेंस देके बोल दिया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा पढ़ लेना, रूल 8A 8B। पर उन्होंने इन नोट्स में रूल 8A 8B थोड़ा डाला है पूरा, तो वो तो अपने को पढ़ना पड़ेगा ना। ये 8 पेज में तो इंस्टीट्यूट ने खाली बताया कि ये टॉपिक में चेंजेस है, स्टडी मटेरियल के ये पेज में जाके आप रेफर कर लो, तो उससे थोड़ा हो जाएगा। तो अपने को तो पूरा करना है, तो वी विल हैव टू डू द होल थिंग। खाली ये 8 पेजेस करने से ऐसा तुम्हारा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अमेंडमेंट के लिए याद रखो, मेरे ये जो नोट्स आप देख रहे हो, दिस इज टोटल एकदम एकदम एक एक चीज कवर होते चला जाएगा इसके अंदर। ओके, तो आज का जो मेरा एजेंडा है मैं ये स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने के पहले मैं तुम लोग को इन अमेंडमेंट क्लासेस के बारे में कुछ फीचर्स बता देता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार ध्यान से देख लो। फर्स्ट पॉइंट, कवरेज। मैं इसमें अराउंड 1 to 1.5 ईयर्स के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सब कवर करूंगा।
बिकॉज अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने जा रहा है ना नवंबर दिसंबर 2020 में, उसमें CA, CS, CMA इंटरमीडिएट के आप समझ लो कम से कम भी 5 टर्म के स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे। वो स्टूडेंट्स जिनके लिए नवंबर दिसंबर 20 फर्स्ट अटेम्प्ट है वो तो है ही, इसके अलावा जिन बेचारों का वो मई जून 20 में एग्जाम कैंसिल हो गया था वो भी पूरा का पूरा लॉट आएगा। ये दो तो एकदम महा है, फिर पहले की भी लॉट के स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर करेंगे, तो इसलिए एकदम ज़्यादा अमेंडमेंट्स रहेगा इसमें। नेक्स्ट, नॉट ओनली अमेंडमेंट्स, मतलब मैं पढ़ाते वक्त ना सिर्फ कभी भी मैं अमेंडमेंट पढ़ाया हूँ आज तक, तुम मेरा हिस्ट्री चेक कर सकते हो पूरा, मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स को इंटर फाइल में पढ़ाया। अमेंडमेंट्स में मैं सिर्फ अमेंडमेंट कभी नहीं बोलता कि ओ ये एक लाइन अमेंड हो गया, ऐसा नहीं है। आई विल एक्सप्लेन द फुल कॉन्सेप्ट टू यू, मतलब तुमको कोई कॉपी की जरूरत नहीं, पेन की, ये क्या बोलते हैं, बुक की जरूरत नहीं कि पहले तुम जाके टॉपिक पढ़ोगे फिर आके अमेंडमेंट देखोगे ना। मैं पूरा कॉन्सेप्ट मैं खुद ही एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं उसके बाद तुमको अमेंडमेंट क्या हुआ है वो बता दूंगा, ठीक है। तो इससे तुमको समझ में पूरा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे भी रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह का। ओके, थर्ड पॉइंट जो है नोट्स। सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स का जो लिंक है चैप्टर वाइज इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब में जो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन होता है ना, नीचे देखोगे एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें भी मैं डाल दूंगा। अब कई जन डिस्क्रिप्शन का एक्चुअली देखते नहीं, ढंग से इग्नोर हो जाता है, तो मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगा, मेरा फर्स्ट कमेंट रहेगा उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चैप्टर नोट्स का भी लिंक रहेगा कि तुम उसको ओपन कर सकते हो, डाउनलोडेबल रहेगा, तुम अपना डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, इट विल ऑलवेज बी देयर। ये अमेंडमेंट्स रहेंगे, ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है, तुम समझ के चलो, ये मेरा एजेंडा है, ये टारगेट है। ओके, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं हो सकती कि मैं जल्दी में करा दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। ये अब आज का अपने एजेंडा स्टार्ट करते हैं। ये रहे टोटल टॉपिक्स। अभी के लिए फिलहाल आई विल बी कवरिंग दिस एंड दिस। ये आज की क्लास का एजेंडा है जो मैंने बताया था ना, इनकॉर्पोरेशन ओपीसी एंड सेक्शन 8 कंपनी, इनमें भी बहुत अमेंडमेंट्स हुए हैं। तुम देखो ये नोट्स कितना बड़ा है, अराउंड 8 पेजेस का है, तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रहा, ये फर्स्ट है इनकॉर्पोरेशन एंड ओपीसी। अब इसमें क्या क्या चेंजेस है, नहीं है, पूरा प्रोसीजर है, मैं सब बताते जाऊंगा, आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेशन एंड ओपीसी, सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेशन के लिए हम लोगों को बहुत सारे फॉर्म्स जमा करने पड़ते हैं, सब ऑनलाइन फाइलिंग होता है। आज के दिन कहीं भी, कोरोना की बात नहीं है, कोरोना के पहले से ही, कोरोना के काफ़ी पहले से ही एमसीए में जो भी फाइलिंग होता है सब ऑनलाइन फाइलिंग होता है। एक एमसीए का वेबसाइट है mca.gov.in, वो एमसीए का पोर्टल है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि वेबसाइट और पोर्टल में फ़र्क क्या होता है। देखो, वेबसाइट छोटा होता है, पोर्टल बहुत बड़ा होता है, पोर्टल के फंक्शन ज़्यादा होते हैं। वेबसाइट का काम सिर्फ इतना होता है कि वो इंफॉर्मेशन दे सके, पोर्टल का काम होता है कि वो आपको इंफॉर्मेशन देने के अलावा अलग अलग तरह की सर्विसेज भी देता है। जैसे आप एमसी के पोर्टल में फॉर्म जमा कर सकते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आपको चालान वहीं से मिल जाएगा ऑटोमेटिक। सो ये सब ई इनकॉर्पोरेशन का काम भी आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो इतनी सारी सर्विसेज देता है एमसीए का वेबसाइट, तो इसीलिए उसको अपने वेबसाइट नहीं बोल के पोर्टल भी बोल सकते हैं। पोर्टल वर्ड इज वेरी पॉपुलर, पोर्टल वर्ड इज यूज्ड whenever your website contains huge amount of information and it provides not just information but other kinds of services। जैसे आप देखो ना, जितने भी कोचिंग टीचर्स के वेबसाइट्स हैं उन्हीं के थ्रू वो अपने पेन ड्राइव्स और अपनी क्लासेस वगैरह भी सेल करते हैं। तो अब वेबसाइट सिर्फ जैसे मेरा वेबसाइट फॉर एग्जांपल siddharth.agarwalclasses.com, तो अब वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, पहले वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के पर्पस के लिए होता था, लेकिन अब उसमें ऑनलाइन एडमिशंस लेते हैं स्टूडेंट्स, गूगल ड्राइव की क्लासेस देते हैं, मोबाइल ऐप की क्लासेस देते हैं, तो अब वो पेमेंट का गेटवे भी है, उसके अंदर सब कुछ हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पोर्टल। तो एमसी के पोर्टल में जाके आपको ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। क्या क्या जमा करने पड़ते हैं उसमें मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, थोड़ी देर के अंदर ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या फॉर्म जमा करना पड़ता है, सर उसमें क्या क्या चेंज आया है, सब कुछ बताऊंगा। पर आगे पहले बात सुनो, लाइन बाय लाइन यहाँ जाते हैं, ठीक है। इफ एनी पर्सन फाइल्स फॉल्स इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन के वक्त अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन, नकली इंफॉर्मेशन देते हो, गलत करते हो, तो आपको सजा मिलेगी, फ्रॉड की सजा मिलेगी। और फ्रॉड की सजा इन द कंपनीज एक्ट इज कवर्ड बाय 1 सेक्शन 447, सेक्शन 447। इट कंटेन्स पनिशमेंट फॉर
फ्रॉड, मतलब पूरे कंपनी लॉ में ना आप कहीं पे भी अगर फ्रॉड करते हो ना तो उसकी सजा 447 में कवर्ड है, ठीक है। तो इफ अ पर्सन फाइल्स फॉल्स इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसको 447 की सजा मिलेगी। 447 में एक जबरदस्त अमेंडमेंट आया था और वो अमेंडमेंट मैं फिर से याद दिला देता हूं सबको। अभी 447 में दो पार्ट्स हो गए, मेगा मिनी, ये है मेगा 447 और ये नीचे वाला है मिनी 447। अभी फ्रॉड की दो सजा हो गई, मेगा मिनी। तो मेगा तो स्टूडेंट्स लोग को बहुत अच्छे से याद रहती है, मिनी एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। मेगा 447 क्या होता है, सब लिखा हुआ है, देखो तुमको लिखा हुआ दिखेगा, अब मैं रीड थोड़ा मारूंगा, ठीक है, मैं बता रहा हूं सुनो। मेगा 447 में सजा होती है, जेल भी होगा एंड मॉनिटरी पेनल्टी भी होगा, जेल भी होगा और मॉनिटरी पेनल्टी भी होगा। तो जेल कितने का होगा इन मेगा, मेगा में देखना 6 महीने से लेके 10 साल, 6 महीने से लेके 10 साल। अब अगर आपने जो फ्रॉड किया है, द फ्रॉड अफेक्ट्स लॉट ऑफ पीपल, द फ्रॉड इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड हो, बैंकिंग सेक्टर में जैसे विजय माल्या का नाम आता है, नीरव मोदी का नाम आता है, तो बैंकिंग सेक्टर तो आम जनता को भी प्रभावित करता है ना, सो इट इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। सो इफ द फ्रॉड इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, तब मिनिमम जेल 3 साल की होती है, 6 महीने की नहीं होती, कितने की होती है, 3 साल। तो इसीलिए तुम देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 6 महीना ऑब्लिक 3 साल, ये देखो 6 महीना ऑब्लिक 3 साल। नॉर्मली तो मिनिमम जेल 6 महीने का होता है, लेकिन इफ द फ्रॉड इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, ये रहा नीचे, तब मिनिमम जेल 3 साल का, मैक्सिमम जेल कितने का है, 10 साल का है, ये रहा मैक्सिमम जेल। अब एक स्टूडेंट का हमेशा से डाउट आता है कि सर ये मिनिमम जेल आप बोल रहे हो 6 महीना, मैक्सिमम जेल बोल रहे हो 10 साल, तो अल्टीमेटली हम लोग को बताओ कितना जेल मिलेगा। जैसे मान लो किसी इंसान ने फ्रॉड कर दिया तो उसको जेल कितना मिलेगा। तो प्लीज लिसन टू मी, ये सारे मामले जो होते हैं जो आप देख रहे हो, ये सारे मामले स्पेशल कोर्ट में जाते हैं। कहां जाते हैं, स्पेशल कोर्ट में। और स्पेशल कोर्ट का जो जज होता है, जज वो फिर प्रोनाउंस करता है एग्जैक्टली, जज अपनी बुद्धि लगा के आपके द्वारा किए हुए ऑफेंस का सीरियसनेस को देख के, द नेचर, द ग्रेविटी एंड द रेपिटेटिवनेस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय यू, वो फिर सोच समझ के एक जेल का मतलब एक टेन्योर फिक्स करता है। तो 6 महीने से 10 साल के बीच में कितने की जेल होगी, ये कौन फैसला लेगा, ना तुम लोगे ना मैं लूंगा, कौन लेगा, जज लेगा। तो मामला तो कोर्ट में जाएगा ही ना, कोर्ट में एडजुडिकेशन होता है। एडजुडिकेशन वाला जो पूरा प्रोसीजर है कंपनी लॉ का, हर लॉ के अंदर देयर इज अ मैसिव चैप्टर कॉल्ड एडजुडिकेशन प्रोसीजर, बट इन इंटर सिलेबस एडजुडिकेशन नहीं है, फाइनल के सिलेबस में आता है एडजुडिकेशन प्रोसीजर। तो मैं हल्का सा बता रहा हूं कि जज जो है वो आपके ऑफेंस के बारे में पूरा सोच समझ के निर्णय लेगा कि एग्जैक्टली व्हाट शैल बी द टेन्योर ऑफ योर इंप्रिजनमेंट। तो 6 महीने से 10 साल। एंड पेनल्टी कितने की लगेगी, पेनल्टी लगेगी 100% से 300%, 100% से 300%, ये रहा, ठीक है। ये हुआ मेगा 447। ओके, अब आते हैं मिनी 447। तो ये मिनी भी बहुत मशहूर हो चुका है। इसके ऊपर एग्जाम में वो लोग केस स्टडी के अंदर मल्टी चॉइस क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, छोटा क्वेश्चन आ सकता है मिनी 447 पे। मिनी 447 लगने के लिए 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशंस आर देयर, ट्विन कंडीशंस आर देयर। क्या बोला मैंने आई टोल्ड ट्विन कंडीशंस। बोर्ड पे दिख रहा होगा तुम लोगों को सब कुछ, हाँ। देयर आर ट्विन कंडीशंस। ट्विन का मतलब ये होता है कि 2 कंडीशंस। नंबर 1 तो आपके फ्रॉड का अमाउंट स्मॉल है, स्मॉल फ्रॉड मतलब आपने बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं किया है, आपने बहुत छोटा फ्रॉड किया है। छोटा फ्रॉड मतलब कितना छोटा, यहां फिगर्स लिखे हुए हैं, 10 लाख और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, छोटा फ्रॉड किया है। और दूसरा, जनता अफेक्टेड नहीं हुई है, डज नॉट अफेक्ट पीआई। पीआई मतलब पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर आपने छोटा फ्रॉड किया, उधर प्लीज देखो ना एक बार, उधर प्लीज देखो, अगर आपने छोटा फ्रॉड किया है एंड जनता इज नॉट अफेक्टेड, तब आपको सजा बहुत कम मिलेगी, और वो भी जेल एंड पेनल्टी दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक। इधर देखो, वेयर द फ्रॉड अमाउंट इज लोअर ऑफ 10 lakhs और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, मतलब 10 लाख 1% टर्नओवर, इस दोनों में से जो भी छोटा है वो लोअर। एंड साथ साथ देखो एंड लिखा है, एंड मतलब जनता अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, तब उस केस में आपकी सजा कितनी होगी, या तो 5 साल का जेल, ऊपर मैक्सिमम जेल कितना था 10 साल, तो आधा करो 5 साल का जेल, या फिर पेनल्टी अप टू 50 लाख, अप टू
50 लाख। अभी देखो इधर पेनल्टी अप टू 50 लाख में लोअर लिमिट कुछ नहीं है, देयर इज नो लोअर लिमिट, दे हैव जस्ट सेड फाइन अप टू 50 लाख रुपीस, मतलब लोअर लिमिट 0 है, यानी कि पेनल्टी 0 भी हो सकता है। ऊपर जैसे पेनल्टी था ना 100% से 300%, यहां बोला 0 से लेके 50 तक कुछ भी हो सकता है, और बोथ। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जितना ज्यादा सुनोगे समझोगे उतना ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसीलिए मैं इतना रिपीट कर रहा हूं, इतना समझा रहा हूं, ताकि दो पर्पस है, एक तो ज्यादा सुनोगे याद रहेगा, दूसरी बात है कि क्या होता है ना, रेपिटेशन करते 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 तुमको भी एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा, और तुम्हारे डाउट भी सारे दूर हो जाएंगे, कि जहां तुम एक एक वर्ड में अटकते हो सारा दूर हो जाएगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जेल कितने का है, इन्होंने लिखा अप टू 5 years। ओके, अब उसके बाद आप एक शब्द देखो लिखा है और का मतलब है कि जेल कंपलसरी नहीं है, जेल कंपलसरी नहीं है, जेल के बदले पेनल्टी भी डाल सकता है जज सिर्फ, तो आप पेनल्टी देके बरी हो जाओगे बिकॉज छोटा फ्रॉड किया है। अच्छा, अब स्टूडेंट का डाउट क्या आता है, ये तो समझ में आता है कि जेल है पेनल्टी है, पर ये साथ में बोथ क्यों लिख दिया सर, दोनों क्यों? दोनों तब लगता है जब, अब मैं एक फाइनल लेवल की बात बता रहा हूं, फाइनल लेवल की हल्की सी छोटी सी सुन लो। आपने कोई गुनाह किया था, फ्रॉड इस तरह का था, और जज ने आपको जेल बख्श दिया था, बोला जेल मत जाओ, चलो पेनल्टी देके काम चला लो, तो तुम बहुत खुश हुए थे, पेनल्टी देके तुम बरी हो गए थे। अब तुम इतने बदमाश हो कि तुमने 3 साल के अंदर विद इन 3 years वो फिर से रिपीट कर दिया। तो अगर आप ऑफेंस को 3 साल के अंदर फिर से रिपीट करोगे, तो अगली बार जब जज सुनेगा ना, आपकी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, तो जज फिर आपको और का ऑप्शन नहीं देगा, फिर सीधा बोथ, मतलब जेल भी जाओगे पेनल्टी भी लगेगा, दोनों होगा, बोथ। ये बोथ का मतलब समझ में आ रहा है? तो ये एक सुन लो, 3 साल के अंदर फिर से कांड रिपीट कर दिया है। अच्छा, अब यहां पर आप देखो कि मेगा के मुकाबले देयर इज नो मिनिमम लिमिट, मतलब जेल 5 साल तक का तो है, पर मिनिमम कुछ नहीं है 6 महीने का, तो 0 भी हो सकता है। पेनल्टी 50 लाख तक का है, पर मिनिमम कुछ नहीं है, मतलब पेनल्टी 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सजा बहुत कम है कंपेयर टू द मेगा 447, पर ये सजा आपको तब मिलती है जब ट्विन कंडीशन सेटिस्फाइड हो। ट्विन मतलब क्या, ये देखो इधर, स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट का फ्रॉड किया है, ठीक है, 10 लाख और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर, छोटे अमाउंट का फ्रॉड, एंड your fraud has not affected public at large। एक स्टूडेंट का डाउट आता है, सर मान लो सिर्फ 2 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, सिर्फ 2 लाख का छोटा सा फ्रॉड, पर जनता अफेक्टेड हो गई है, तो याद रहे अमाउंट अगर छोटा है बट द फ्रॉड अफेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट, तब आपको मिनी नहीं, तब आपको लगेगा मेगा 447, तब आपको मेगा 447 लगेगा सीधा। तो योर स्मॉल फ्रॉड should not affect public interest, then only you enjoy this mini fraud का punishment। तो ये एक 447 का fraud का punishment था, जो इसको आए हुए अराउंड 2 साल हो गए, पर एक बार फिर से रीट्रेट करना जरूरी था, बिकॉज मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं ईमेल पे, और मैं सबका जवाब देता हूँ, और जो मेरे को डाउट्स बहुत कॉमन दिखते हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो यही वाला है 447 का, एक समझ में आ गया तुमको इनकॉर्पोरेशन का? नाइस। अच्छा, नेक्स्ट इज CRC। I told you in the beginning itself that this is going to be a very detailed class। ऐसा नहीं कि मैं amendment बोल के काट लूंगा, I will explain everything in detail, ताकि तुम्हारा कोई डाउट वाउट नहीं रहना चाहिए, और संग संग याद भी हो जाएगा एक बार। CRC फुल फॉर्म सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, कहाँ पर लोकेटेड है सर? ये गुड़गांव में है, जिसको आजकल अपने गुरुग्राम भी बोलते हैं, नया नाम गुरुग्राम है। ठीक है, तो गुरुग्राम के अंदर ही लोकेटेड है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC। CRC सिर्फ एक है हिंदुस्तान में, और ROC जो होता है, ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक ROC है, कोई कोई में 2-2 ROC भी है। जो ROC होते हैं उनको अपने बोलते हैं लोकल ROC या जुरिस्डिक्शनल ROC। क्या बोलते हैं? लोकल ROC या जुरिस्डिक्शनल ROC। जैसे मैं कैलकाटा में बैठा हूं, तो कैलकाटा यानी कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, तो वेस्ट बंगाल में एक ROC है जो कैलकाटा में लोकेटेड है, तो उसको मैं लोकल ROC बोलूंगा या जुरिस्डिक्शनल ROC बोलूंगा। ठीक है, और CRC पूरे भारत का एक ही है जो गुरुग्राम में लोकेटेड है। नाउ अब आप एक बात को समझो, चाहे CRC हो चाहे ROC हो, हम लोग को जाना तो दोनों जगह नहीं है।
मैं कैलकाटा में बैठा हूं पर फिर भी मैं कैलकाटा की आरओसी में नहीं जाने वाला और ना मैं गुरुग्राम की सीआरसी में जाने वाला हूं। मुझे तो जो भी फाइल करना है मैं एक ही जगह फाइल करूंगा, वो है एमसीए का वेबसाइट। तो एमसीए के वेबसाइट या पोर्टल पे जाऊंगा, ऑनलाइन फाइलिंग करूंगा। अब वो एमसीए का पोर्टल जो है वो ऑटोमेटिकली उसको बैकएंड प्रोसेसिंग के लिए, क्या बोला मैंने, बैकएंड प्रोसेसिंग के लिए गुड़गांव भी भेज सकता है और कलकत्ता भी भेज सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस चीज के लिए वो फॉर्म जमा हुआ है। तो फॉर्म फाइलिंग करते तो मुझे ये सीआरसी आरओसी का जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होता, वो हम लोग एमसीए के साइट में जाके सीधा जमा करते हैं, वो बैकएंड में अपने आप चला जाता है। नाउ सीआरसी पे आते हैं। सीआरसी क्या करता है, जितना भी इंडिया में इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड फॉर्मेलिटीज है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी रिलेटेड फॉर्मेलिटीज, वो कौन करता है, लोकल आरओसी नहीं करता, इट इज डन बाय सीआरसी। ये इतने बड़ा ग्रे बॉक्स है ना, अब इसका एक छोटा सा समरी मैं दिखा रहा हूं, ये देखो, ये आपको व्हाइट स्पेस में समरी दिख रही है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इनकॉर्पोरेशन के लिए किसके पास जाते हैं, सीआरसी। सारा फॉर्म्स जो मैं फाइल करूंगा सीआरसी में जाएगा। पहले इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म्स हुआ करते थे आईएनसी 2, ये ओपीसी के लिए था, आईएनसी 7 ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए था। तो आईएनसी 2 और 7 बंद हो गया, उसके बाद नया फॉर्म आया आईएनसी स्पाइस, अब वो फॉर्म भी बंद हो गया। अब नया फॉर्म आया है आईएनसी स्पाइस प्लस। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, या तो तुम बोलो सर आईएनसी 32 या बोलो स्पाइस प्लस, एक ही बात है। ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, स्पाइस प्लस या फिर आईएनसी 32। तुम कुछ भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में, फॉर्म नंबर इज आईएनसी 32 एंड दैट फॉर्म इज पॉपुलरली नोन एज स्पाइस प्लस। बेहतर रहेगा कि दोनों नाम याद किए जाएं, क्योंकि कल को एग्जाम में मल्टी चॉइस के फॉर्म में पूछ लिया तो बोलो, सपोज उन्होंने बोला कि द फॉर्म स्पाइस प्लस is also known as INC 32, 33, 34, 35. So your answer will be INC 32. ये फॉर्म इनकॉर्पोरेशन के लिए भी काम आता है और इस फॉर्म के 10 पर्पसेस हैं, 10 मैं शो करूंगा तुमको एक बार। ये रहे वो 10 पर्पसेस स्पाइस प्लस के, ठीक है। तो महा फॉर्म है, आएंगे बाद में इस पे, महा फॉर्म है, बस इतना याद रखो। अब यहां पर अब आप देखो, स्पाइस प्लस का एक और काम है, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, ध्यान से सुना मेरी बात को, हाँ। पहले क्या होता था कि जब आप एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हो तो सबसे पहले आपको कंपनी के लिए एक नाम रिजर्व करना पड़ता था। ओके, यू हैव टू रिजर्व अ नेम, बिकॉज हर कंपनी का यूनिक नेम होता है। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि माँ बाप अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं, वो तो कॉमन हो सकता है। जैसे मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है, पूरे भारत में न जाने कितने लोग होंगे जिनका ऐसा नाम होगा, नाम तो कॉमन हो ही सकता है। यहाँ इंसानों की बात नहीं हो रही, कंपनी की बात हो रही है, और हर कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए। तो आपने एक बड़ा यूनिक नाम सोचा कि हम अपने कंपनी का नाम ऐसा रखेंगे, तो इसके पहले कि कोई और जाके उस नाम से कंपनी खोल ले, आप पहले सबसे पहला काम करो इनकॉर्पोरेशन में, नाम रिजर्व करो। तो नाम रिजर्व करने से क्या होता था, आपका नाम 20 दिन के लिए रिजर्व हो जाता था। आप तुरंत पहले नाम रिजर्व करते थे यूजिंग एन ऐप, उस ऐप का नाम था रन, RUN, रिजर्व यूनिक नेम। तो रन ऐप से आप नाम रिजर्व करते थे, 20 दिन के लिए रिजर्व होता था, तब तक आप बाकी फॉर्मेलिटीज कर लेते थे। अमेंडमेंट ये आया है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन होगा तो आपको रन के द्वारा नाम रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जो स्पाइस प्लस जमा करोगे ना, उसी से आपका नाम रिजर्व हो जाएगा। ये देखो, There are 10 purposes as you can see. स्पाइस प्लस का कितना पर्पसेस है, 10। पहला पर्पस क्या देखो आप, स्पाइस प्लस का नंबर 1 नेम रिजर्वेशन। मतलब अब आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे रन ऐप को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप स्पाइस प्लस जमा करो, उसी से आपका नाम भी रिजर्व हो जाएगा। तो आपको अलग से रन ऐप यूज करने की जरूरत नहीं है। पर रन ऐप आज भी जिंदा है, रन ऐप आज भी जिंदा है। तो सर जिंदा क्यों है रन ऐप, बिकॉज सुनिए, नाम को लेके दो चीजें होती हैं। एक तो एक नया कंपनी बन रहा है, दे वांट टू रिजर्व अ नेम। अनदर थिंग इज देयर इज एन ओल्ड एग्जिस्टिंग कंपनी विच वांट्स टू चेंज इट्स नेम। क्योंकि पुराने कंपनियां भी तो अपना नाम चेंज कर सकती है ना, नाम चेंज होते हैं ना, नाम तो चेंज होते हैं कंपनी के। अब आप हीरो होंडा को ही देखो, हीरो होंडा का नाम हीरो हो गया, हीरो मोटर कॉर्प, तो नाम चेंज होते हैं कंपनीज के। तो बोला नया कंपनी जब खोलोगे तब तो आप स्पाइस प्लस यूज कर लो, और जब आप पुराने कंपनी का नाम चेंज करोगे तब आप रन ऐप यूज कर लो। तो ये रहा।
अल्टीमेटली समरी क्या निकला, जब हम नाम रिजर्व करते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब हमें कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, स्पाइस प्लस। और जब हम नाम चेंज करते हैं, पुरानी कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, ठीक है, तब आप कौन सा ऐप यूज करोगे, यू विल यूज रन ऐप। रन इज नॉट अ फॉर्म, रन इज एन ऐप। ये मोबाइल ऐप नहीं है, एमसीए के साइट पे ही एक ऐप की तरह बना हुआ है, आपको उसी में ऑनलाइन यूज करना पड़ता है, ठीक है। इट्स नॉट अ मोबाइल ऐप, उबर की तरह नहीं है ये क्लियर है एकदम पूरा, ठीक है। तो नाम अगर चेंज करना है पुरानी कंपनी को तो कौन सा ऐप है, रन ऐप। और अगर एक नई कंपनी को नाम रिजर्व करना है तो रन नहीं है, क्या है, स्पाइस प्लस। तो एमसीक्यू में पूछे तो कंफ्यूज मत होना। अब आज हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं स्पाइस प्लस। नाउ फाइनली आई गेट इनटू दिस पार्ट। ये देखो अभी हम लोग अमेंडमेंट के 3rd पेज में आ गए हैं। ये रहा अपना स्पाइस प्लस फॉर्म। तो अभी हम लोग ना पूरा ये स्पाइस प्लस फॉर्म, इसका प्रोसीजर A to Z में डिस्कस करने जा रहा हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। अच्छे से देखना, सबको समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं। स्पाइस का फुल फॉर्म, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज कई जन अपने दिमाग में याद रखते हैं सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, कल को एग्जाम में वो लोग स्पाइस का फुल फॉर्म पूछ लिए, तो इट इज नॉट सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, इट इज सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा। फॉर्म इज अ प्रोफॉर्मा फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो इट्स अ सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा, याद रखना। इंडियन गवर्नमेंट ने नए कंपनीज को इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे उनके लाइफ को इजी करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, 3 मेजर स्टेप्स। नंबर 1, all the companies in India will be incorporated in only one location, गुरुग्राम CRC। मतलब अब से लोकल ROCs इनकॉर्पोरेशन का काम नहीं देखेंगे, इनकॉर्पोरेशन विल बी सिंगल हैंडेडली डन बाय गुड़गांव CRC। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर इजी करने के लिए बहुत सारे खुदरे फॉर्म्स हटा दिए और अब आया हम लोग के पास एक मास्टर फॉर्म जिसका नाम है स्पाइस प्लस। थर्ड, जो छोटी कंपनियां खोली जाती हैं, जिनका अगर वो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, जिनका मैक्सिमम शेयर कैपिटल 15 लाख है, या फिर वो नॉट शेयर कैपिटल वाली कंपनी है जहां पे सिर्फ मेंबर्स अपने साथ कॉर्पस कैपिटल लेके आते हैं। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हाउ कैन अ कंपनी नॉट हैव शेयर कैपिटल। सर अकाउंट्स में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हिंदुस्तान में अप्रोक्सीमेटली 2500 ऐसी कंपनियां हैं, 2500 विच डोंट हैव शेयर कैपिटल। सो व्हाट डू दे हैव एक्यूमुलेटेड कैपिटल, दे हैव कॉर्पस कैपिटल। मतलब जो मेंबर्स लोग जो इस कंपनी को चालू करते हैं, जिनका जो मन होता है वो पैसा देते हैं और फिर भूल जाते हैं, इट्स लाइक अ डोनेशन, सो दे डोंट गेट एनी शेयर्स फॉर इट। तो वो कैपिटल का पैसा एक्यूमुलेटेड फंड या एक्यूमुलेटेड कैपिटल या कॉर्पस कैपिटल की तरह रहता है, जैसे एनजीओ में होता है वैसा ही रहता है वो, ठीक है। तो अगर आप नॉट शेयर कैपिटल वाली कंपनी खोल रहे हो जिसमें मैक्सिमम 20 मेंबर्स हैं, तो ऐसी कंपनियों में इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कोई फीस नहीं लगेगा, नो रजिस्ट्रेशन फीस। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है तो वो नहीं लगेगा इफ द कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी। लिमिट्स कितने हैं, अगर वो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो 15 लाख का कैपिटल, और अगर वो नॉट शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो 20 मेंबर्स। अब एक छोटा सा मेरा पॉइंट है, जैसे एक स्टूडेंट का डाउट आया कि सर मान लीजिए हम लोगों ने एक स्मार्ट गेम खेला, हम लोग 7 फ्रेंड्स मिले और हम लोगों ने 10 लाख कैपिटल का एक कंपनी खोल लिया, तो उस वक्त तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगा बिकॉज 10 लाख रुपया कैपिटल है। पर लेटर ऑन हम लोगों ने बाद में जाके 6 महीने बाद अपना कैपिटल बढ़ा दिया और अपना कैपिटल बढ़ा के 50 लाख 1 करोड़ ऐसे कर लिया। तो आप मेरी बात को सुनो, whenever you increase the authorized capital, whenever you increase the authorized capital, ROC उसका फीस लेता है, तो वो अपने आप ही बैक कैलकुलेट करके सारा रजिस्ट्रेशन फीस आपसे ले लेगा। तो ये स्मार्ट गेम आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये टॉपिक अभी छोटा सा था, इसमें ये पता चला कि इनकॉर्पोरेशन को लेके भारत सरकार ने क्या नए कदम उठाए जिससे इनकॉर्पोरेशन इजी हो। तो दीज आर द 3 थिंग्स। अब मैं आऊंगा स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, दीज आर द स्टेप्स। नाउ देर आर 3 स्टेप्स, एक्चुअली बोलना चाहिए 2 ही स्टेप्स है, 1 2 जो दिख रहा है बोर्ड पे। थर्ड स्टेप तो फाइनल है, थर्ड स्टेप में हमें कुछ नहीं करना, CRC की तरफ से वी विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो इन ऑल अगर याद रखना है तो देर आर 3 स्टेप्स। स्टेप 1, रिजर्वेशन ऑफ नेम। सो स्लो जा रहे हैं, थोड़ा सा स्लो। इनकॉर्पोरेशन का ये तो याद रखना ना अपने को,
इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, रिजर्व योर नेम। तो रिजर्व नेम के लिए आप स्पाइस प्लस फॉर्म ही जमा करोगे, 20 डेज के लिए आपका नाम रिजर्व रहेगा, वो नाम कोई और यूज नहीं कर सकता। ये स्टेप 1। तो रन ऐप नहीं, स्पाइस प्लस फॉर्म, या आप स्पाइस प्लस का ही फॉर्म यूज करोगे और आपका नाम कितने दिन रिजर्व हो जाएगा? 20 दिन के लिए। ठीक है, जब नाम चेंज करते हैं, चेंज, पुरानी कंपनी नाम चेंज कर रही है और रन ऐप यूज कर रही है, तब 60 डेज के लिए उनका रिजर्व होता है। इनकॉर्पोरेशन में सिर्फ 20 डेज का होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप, यू हैव टू फाइल ऑल द फॉलोइंग फॉर्म्स विद इन 7 डेज। एक्चुअली बोलने की बात है ऑल द फॉलोइंग फॉर्म्स, कारण कि स्पाइस प्लस तो पहले ही जमा हो चुका है। ठीक है, सो अब आपको नेक्स्ट 20 डेज के अंदर ये 7 फॉर्म जमा करने हैं। इजी टू रिमेंबर, 1 2 3 4, 32 33 34 35, एकदम इजी है, एकदम इजी है। 32 33 34 35, 4 फॉर्म्स हैं, 32 33 34 35। ठीक है, 32 INC 32 का नाम क्या है? स्पाइस प्लस। ओके, ये इनकॉर्पोरेशन का मेन फॉर्म है। फिर 33 है मोआ, मोआ मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 34 है ओआ, ओआ मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर है 35, एक नया फॉर्म है जिसका नाम है अजाइल प्रो। पहले ये अजाइल बोल के आया था, फिर हट गया, अमेंड हो गया, अभी इसका नाम है अजाइल प्रो। ठीक है, अजाइल प्रो का फुल फॉर्म आपको दिख रहा है। अब ये 2 फॉर्म्स, ए नंबर और डी नंबर, INC 32 एंड 35, स्पाइस प्लस एजाइल प्रो, ये दोनों फॉर्म का मिला के 10 पर्पसेस है। जो अभी मैंने कॉपी में दिखाया था ना, मैं फिर से दिखा दूंगा, वो हमें याद रखना है। ठीक है, याद करेंगे। ये 4 फॉर्म्स है 32 से लेके 35 तक। अब ये रहे 10 पर्पसेस, आओ देखते हैं। ये दोनों फॉर्म मिला के 10 पर्पसेस है, दोनों मिला के। ओके, स्पाइस प्लस प्लस एजाइल प्रो। स्पाइस प्लस का नंबर क्या? INC 32, एजाइल प्रो का नंबर क्या? 35। मिला के कितने पर्पसेस? 10। व्हाट आर द 10 पर्पसेस? नेम रिजर्वेशन, इनकॉर्पोरेशन, डिन, डायरेक्टर्स को डिन नंबर चाहिए होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे मेरे पास एक डिन नंबर है, बिकॉज मैं इस LLP में पार्टनर हूं, तो मुझे एक डिन नंबर चाहिए और मेरे पास डिन नंबर है भी, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको 3 डिन नंबर तक मिल सकते हैं थ्रू दिस फॉर्म। उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एक फॉर्म होता है DIR 3, वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है, नियम ये होता है कि जब एक कंपनी स्टार्ट होती है, एक कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसमें मिनिमम कुछ डायरेक्टर्स रहने चाहिए। OPC में 1, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, मिनिमम इतने डायरेक्टर्स चाहिए। तो आप इस स्पाइस प्लस फॉर्म के थ्रू अप टू 3 डिन नंबर्स ले सकते हो। अभी बात ऐसा है, मान लो 7 दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई, 7 मेंबर्स हैं और 7 के 7 डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, 7 के पास ही डिन नहीं है, तो क्या होगा सर? तो 3 जन तो डिन ऐसे ले लेंगे और बाकी 4 जन को एक फॉर्म होता है DIR 3, वो भरना पड़ेगा, उससे डिन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पैन नंबर, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसको पैन नंबर चाहिए तो उसको पैन नंबर मिलेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर, फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। टैन नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पैन का फुल फॉर्म पता है, टैन का नहीं पता, तो मैं टैन का बता रहा हूं, सुन लो। TDS TCS अकाउंट नंबर। ये टैन नंबर क्यों चाहिए? सुनो, तुम लोग सबके पास पैन तो होगा, टैन नहीं होगा। ये टैन क्या होता है बता देता हूँ। जैसे मैं एक LLP हूँ, ओके, मतलब आई मीन ये जो कोचिंग सेंटर है सिद्धार्थन विकास क्लासेस LLP, दिस इज अ LLP, सेपरेट एंटिटी। तो आज हम लोग बहुत सारे जब पेमेंट्स करते हैं तो हम लोगों को TDS काटना पड़ता है। जैसे हम लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को, प्रिंटर को पेमेंट कर रहे हैं तो TDS काट के पेमेंट करते हैं। तो TDS वही काट सकता है जिसके पास टैन नंबर हो, तो हमारे पास एक टैन नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो टैन भी आपको मिल जाएगा इसी में। EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बेसिकली प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन आपको यहीं से मिल जाएगा, ये एम्प्लॉयज के लिए होता है। 7, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सो ये इंश्योरेंस के लिए होता है एम्प्लॉयज के। 8 नंबर थोड़ा सा स्पेशल है, ये सिर्फ महाराष्ट्र पे एप्लीकेबल है। प्रोफेशनल टैक्स पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में, P टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। जैसे मैं भी P टैक्स देता हूं,
एम्प्लॉय लोग भी पी टैक्स देते हैं। जब तुम कहीं जॉब करोगे ना तो तुम्हारा हर महीने तुम्हारे सैलरी से 200 रुपया कटेगा पी टैक्स का। मुझे एनुअल पेमेंट करना पड़ता है एक ही बार में, साल का 2500 के आसपास है मेरा पी टैक्स, तो ये मुझे पे करना पड़ता है। पी टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाता, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। राइट नाउ सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पी टैक्स को स्पाइस प्लस के साथ लिंक कर दिया है, एजाइल प्रो के साथ लिंक कर दिया है, ताकि पी टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी यहीं से हो जाए। ओके, और किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक किया नहीं है, वो लोग भी चाहें तो कर सकते हैं, अपना पी टैक्स इससे मर्ज कर सकते हैं इसी के साथ, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने पी टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म्स के साथ ही मिक्स कर दिया कि वहीं से डेटा आएगा और पी टैक्स रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। 9 नंबर, बैंक अकाउंट ओपनिंग। बैंक अकाउंट ओपनिंग करने के लिए दुनिया भर की केवाईसी फॉर्मेलिटीज होते हैं, तो जमा करना पड़ता है, और ये बैंक्स के पास सारा डिटेल्स तो बोलता है इसी के थ्रू हो जाएगा। आप यही वाला डिटेल्स भरोगे, इसी डिटेल्स के थ्रू बैंक अकाउंट ओपनिंग में भी आपको इजी पड़ेगा, हो जाएगा। 10, जीएसटी नंबर चाहिए। जैसे इनकम टैक्स में पैन होता है, टैन होता है, वैसे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है। इट्स फुल फॉर्म इज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो भी हो जाएगा। वो तो एक बार आपका जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ऐसी है जो मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट कर रही है, उसको बहुत सारा जीएसटी नंबर लेना है, तुम लोगों को पता होगा ना, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जीएसटी का नंबर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे तो फिलहाल आपको एक ही जीएसटी मिलेगा, एक हेड ऑफिस का रजिस्टर्ड ऑफिस जो आपका है उसी जगह का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और आपको मल्टीपल लेने हैं तो फिर आपको अलग से फॉर्म्स जमा करने पड़ते हैं। तो ये 10 पर्पसेज हैं स्पाइस प्लस और एजाइल प्रो मिला के, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, तो हटा दूं इसको, वापस यहां आ गए। हमें टोटल जमा करने हैं 7 फॉर्म्स, 1 2 3 4 तो हो गया, 32 33 34 35। अब आगे INC 9। INC 9 इज अ एफिडेविट। एफिडेविट मतलब एक होता है राइटिंग में कसम। यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स मतलब वो लोग जिन्होंने मिलकर कंपनी को चालू किया है, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोग, इन्होंने मिलकर कंपनी को स्टार्ट किया है, तो वो अपना सिग्नेचर और डिटेल्स पुट डाउन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ बताते हैं कि कौन होगा हमारा फर्स्ट डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर। फिर 2 फॉर्म्स हैं, DIR। DIR का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर, तो डायरेक्टर संबंधित फॉर्म है। DIR 2, पहले मैं बताऊंगा DIR 2 क्या होता है। कोई भी व्यक्ति, लिसन टू मी केयरफुली, एक मनुष्य मैक्सिमम 15 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। मैं मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, मैं कितने कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता हूं? 15, उससे ज्यादा नहीं बन सकता मैं, 15 कंपनी बन सकता हूं मैं डायरेक्टर में। तो होता क्या है, कोई भी कंपनी जब मुझे डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट करती है तो वो मुझसे एक राइटिंग में डिक्लेरेशन लेती है कि मेरा मैक्सिमम 15 कंपनी का कोटा अभी फुल नहीं हुआ है। तो ये जो डिक्लेरेशन मैं देता हूं इसको बोलते हैं DIR 2 कंसेंट लेटर। तो जिन 3 व्यक्तियों को आपने अपने इस नए नवेले कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बनाने का सोचा है, उनसे आपको DIR 2 लेके पूछना पड़ेगा कि आप लोगों की इंडिविजुअल 15-15 का कोटा पूरा नहीं हुआ है। ऑडिट में पढ़ते हैं ना कि एक CA 20 कंपनी की ऑडिट पढ़ सकता है, वैसे ही समझ लो एक मनुष्य 15 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। ये है ज्ञान, सिंपल सा। तो DIR 2 में वो कंसेंट लेटर लिया जाता है। और DIR 12 क्या होता है, कंपनी को ROC के पास एक फॉर्म जमा करना पड़ता है कि ये हमारे टोटल डायरेक्टर्स हैं, इनका डिटेल्स, इनका रेजिडेंशियल एड्रेस, सब कुछ। आज एक बात को सोचो, अगर कंपनी में कुछ भी क्राइम हो जाए तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या कंपनी को ऐसे जेल में बंद कर सकते हैं? नहीं। कंपनी को आप सूली पे लटका सकते हो? नहीं। इंसान को ही तो आप जेल में डाल सकते हो ना। तो कौन है वो इंसान जो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स का तो रेसिडेंशियल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, डिटेल्स सरकार के पास होना चाहिए। तो आपकी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन होते हैं, उनका डिटेल्स आपको DIR 12 में जमा करना पड़ता है। तो वो भी आप संग संग ही जमा कर दो। 7वां फॉर्म INC 22, इसकी नौबत जल्दी से आती नहीं है। होता क्या है कि वी नीड टू हैव एन एड्रेस। आप अगर कंपनी खोलोगे तो आपको एक एड्रेस चाहिए। अगर आपके पास ऑफिस का अलग से एड्रेस है तो आप वो यूज करो, नहीं है तो आप अपने घर का एड्रेस भी दे सकते हो, कोई अपने रेसिडेंस को अपना ऑफिस बना सकते हो, पर एक एड्रेस चाहिए, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड एड्रेस। तो रजिस्टर्ड एड्रेस या तो आप स्पाइस प्लस में ही दे दो, काम खत्म। अगर नहीं देते हो तो कोई बात नहीं,
आपके पास 30 डेज का टाइम है, स्पाइस प्लस जमा करने के बाद 30 डेज का टाइम है टू फाइल INC 22। तो INC 22 में भी आप एड्रेस सरकार को बता सकते हो, पर ये ऑप्शनल है। मोस्टली लोग जब कंपनी चालू करते हैं तो उनको मालूम रहता है एड्रेस क्या होगा, तो वो स्पाइस प्लस में डाल देंगे। तो आप स्पाइस प्लस में डाल दो, नहीं डाला तो फिर INC 22 विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये 7 फॉर्म्स हैं जो हमें जमा करने हैं। एक बार 7 फॉर्म का नाम याद कर लें, INC 32, 33, 34, 35, यहां तक हो गया। INC 9, DIR 12, DIR 2 पैकेज की तरह, एंड लास्ट है INC 22। इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जो प्रूफ्स है, सब हमें कहां रखना चाहिए? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। इसके ऊपर MCQ भी है, ठीक है। अब स्टेप 3 हमें नहीं करना, सरकार को करना है। गुड़गांव में जो CRC है वो बैकएंड में हमारे द्वारा जमा किए हुए सारे फॉर्म प्रोसेस करेगा और हम लोग को INC 11 दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में 2 चीजें रहेंगी, सिन और पैन। क्या रहेगा? सिन और पैन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल हैव 2 थिंग्स, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर और पैन नंबर। अब ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, ठीक है, ये भी काम आते हैं। डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है। डिजिटल सिग्नेचर देखने में पेन ड्राइव की तरह लगता है। डिजिटल सिग्नेचर का बहुत जन गलत मतलब सोचते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये नहीं होता कि हैंड सिग्नेचर करके फोटो लेके लगा दिया ना। डिजिटल सिग्नेचर इज सिंपली इट्स अ कोड, जैसे इट्स अ अल्फा न्यूमेरिक कोड टाइप का होता है, और वो अलॉट कराया जाता है और उसको रजिस्टर करना पड़ता है MCA की साइट में, इनकम टैक्स की साइट में, सब जगह, तब जाके आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक्स हैं, दीज आर नॉट अमेंडमेंट्स, दीज आर एक्स्ट्रा ज्ञान। OPC इनकॉर्पोरेट कराने के लिए ऊपर वाले 7 फॉर्म तो चाहिए, साथ में एक और फॉर्म चाहिए INC 3, क्योंकि OPC में अपॉइंट होता है नॉमिनी। कंपनी मस्ट हैव परपेचुअल सक्सेशन। अब OPC में तो एक ही मेंबर है, मर गया तो परपेचुअल सक्सेशन में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए OPC में मेंबर के अलावा बैकअप में हमेशा रहता है नॉमिनी। तो जिस बंदे को आप नॉमिनी बनाते हो उससे आपको नॉमिनी कंसेंट फॉर्म लेना पड़ता है INC 3, जिसमें वो नॉमिनी लिख के देता है कि मैं किसी भी और OPC में नॉमिनी नहीं हूं, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ एक OPC में नॉमिनी हो सकता है। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए पूरा प्रोसीजर वही है। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस लेने के लिए पहले INC 12 चाहिए होता था, अब नहीं होगा। स्पाइस प्लस से ही उनका लाइसेंस का काम भी हो जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी में 2 चीजें होती हैं, इनकॉर्पोरेशन प्लस लाइसेंस। तो अभी दोनों एक ही फॉर्म से हो जाएगा, स्पाइस प्लस। खाली एक फर्क है, इनमें आप मोआ के लिए INC 33 नहीं, INC 13 यूज करोगे, ठीक है। -1 + 1 का मतलब क्या है कि डोंट यूज INC 33, यूज INC 13। तो एक फॉर्म गया, एक फॉर्म आया। सेक्टोरल कंपनी मतलब जैसे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए, उनको रेगुलेट करता है RBI, IRDA। NBFC हो गया, NBFC को RBI करता है, तो उनको एक और फॉर्म चाहिएगा, उनको अपने सेक्टोरल रेगुलेटर का अप्रूवल चाहिएगा। बैंक खोलना है, NBFC खोलना है, तो RBI का अप्रूवल लेटर भी चाहिए। सो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन इनकॉर्पोरेशन। अब मैं और एक्स्ट्रा जो अमेंडमेंट्स आए ना वो बताते जा रहा हूँ। OPC का बताऊंगा, सेक्शन 8 कंपनी का बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले चलो सेक्शन 8 कंपनी का बता दूं, इजी रहेगा ना, कनेक्टेड है। सेक्शन 8 कंपनी को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कोई ऐसा पंगा नहीं, मैं बता रहा हूं। सेक्शन 8 कंपनी इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसका आई विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल। हम सब GST पढ़ते हैं, GST। तो GST के लिए भारत सरकार ने कंपनी खोल रखा है GST नेटवर्क, ओके। क्योंकि GST के लिए पोर्टल बनाना, मैनेज करना पोर्टल को, फॉर्म फाइलिंग करना, काउंसिल, जनरल काउंसिल जो रिकमेंडेशन देता है उसको इनकॉर्पोरेट करना, तो इसके लिए GST नेटवर्क, GSTN बनाया हुआ है। इट्स अ सेक्शन 8 कंपनी, इट्स अ सेक्शन 8 कंपनी। क्या CA इंस्टीट्यूट भी सेक्शन 8 कंपनी है? नो, बहुत जन की गलत फहमी है। सेक्शन 8 कंपनी होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कंपनी होना पड़ेगा। अगर आप कंपनी नहीं हो तो आप सेक्शन 8 कंपनी कैसे हो सकते हो? क्या CA इंस्टीट्यूट कंपनी है? क्या CA इंस्टीट्यूट कंपनीज एक्ट में बना था?
सीए इंस्टीट्यूट बना था चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंदर, तो वो एक सेपरेट एक्ट के अंदर बना है, कंपनी लॉ के अंदर बना ही नहीं कि आप उसको सेक्शन 8 कंपनी बोल सको। तो सर उसको बोलेंगे क्या? बॉडी कॉर्पोरेट। सीए इंस्टीट्यूट, सीएस, सीएमए, ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। डोंट कॉल देम सेक्शन 8 कंपनी। गलती से भी सेक्शन 8 कंपनी के एग्जांपल में मत डाल देना आईसीआई, कांड हो जाएगा एकदम। इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट अ सेक्शन 8 कंपनी। ओके, सेक्शन 8 कंपनी का एग्जांपल देना है जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन, यहां तक ठीक है। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी में दो प्रोसीजर होते हैं, एक होता है इनकॉर्पोरेशन और दूसरा होता है लाइसेंसिंग। ठीक है, मतलब इनकॉर्पोरेट करना एक काम है और लाइसेंस भी तो लेना है हमें सरकार से। सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस क्यों चाहिए? वी ऑल नो दैट सेक्शन 8 कंपनी एंजॉयज लॉट ऑफ प्रिविलेजेस। 45 मिनट हो गए अभी, ठीक है, और बोलता रहूंगा मैं तो। सेक्शन 8 कंपनी एंजॉयज लॉट ऑफ प्रिविलेजेस। तो प्रिविलेजेस कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देता है? लाइसेंस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सड़क पर गाड़ी चला सकता हूं मैं, मेरे पास 4 व्हीलर मीडियम व्हीकल ड्राइव करने का लाइसेंस है, मतलब जो प्राइवेट कार होती है वो ड्राइव करने का लाइसेंस है। सड़क पे हर इंसान गाड़ी नहीं चला सकता, उसको भारत सरकार से परमिशन चाहिए होता है। ठीक है, सो टू ड्राइव इज अ प्रिविलेज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। तो उस प्रिविलेज को साबित करने के लिए मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊंगा क्या, कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाऊंगा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस। तो लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट दैट ग्रांट्स प्रिविलेजेस। समझ लो मेरी बात को। तुम में से कई जन के पास लाइसेंस होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का। अच्छा, जो ड्राइवर्स लोग होते हैं ना, जैसे उबर ओला वगैरह वाले, उनका लाइसेंस हम लोगों से बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, हम लोग का तो प्राइवेट व्हीकल चलाने का लाइसेंस होता है, ड्राइवर लोग का लाइसेंस और हाई लेवल का बनता है, उनकी रेगुलर चेकिंग होती है, वो रिन्यूअल ज्यादा होता है। ठीक है, तो कई जन के पास ऑल इंडिया ड्राइविंग का वगैरह वैसे अलग अलग तरह के लाइसेंसेस होते हैं। तो लाइसेंस इज डॉक्यूमेंट विच गिव्स परमिट। सेक्शन 8 कंपनी को भी एक लाइसेंस चाहिए होता है। तो अभी क्या हो गया, ये दोनों प्रोसीजर को मर्ज कर दिया इन्होंने। बोला आपको इनकॉर्पोरेशन लाइसेंस एक ही साथ हो जाएगा। आप आईएनसी 32, 33, 34, 35 वो सब तो जमा करते ही हो, साथ में आपको कुछ और चीजें जमा करनी है। क्या जमा करनी है? सेक्शन 8 कंपनी लाइसेंस। आपको स्पाइस प्लस तो जमा करना ही है, संग संग आपको क्या जमा करना है? आईएनसी 13। आईएनसी 13 बताया था ना, मेमोरेंडम। मतलब इनको आईएनसी 33 के बदले आईएनसी 13 जमा करना है, तो इनको आईएनसी 33 नहीं करना है, उसके बदले 13। फिर इनको एक आईएनसी 14 जमा करना है, जो कि बेसिकली एक सीए, सीएमए या लॉयर द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट है कि इन्होंने सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे कर लिए हैं। इनको अपना एक एनुअल एस्टिमेटेड, आने वाले 3 साल का एक एस्टिमेटेड इनकम एक्सपेंडिचर जमा करना पड़ेगा, फ्यूचर। ठीक है, इनको जो लोग इसको स्टार्ट करें सब्सक्राइबर्स, उनको आईएनसी 15 में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि सारा डेटा जो जमा किया सब एकदम सही है। तो इन लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है, एक बार चलो देख लेते हैं। आईएनसी 32, 33, 34 था, सॉरी, इनको 33 तो नहीं करना, उसके बाद 13 करना है। 34, 35, आईएनसी 9, DIR 12 एंड DIR 2। आईएनसी 22 तो ऑप्शनल है, तुम जानते ही हो। इसके अलावा आईएनसी 13 लिखा है ना यहाँ पे, तो 13 के बाद इनको चाहिए आईएनसी 14, आईएनसी 15 प्लस एक एनुअल एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट 3 years, ये इनको जमा करना है। तो अब ये सब जब जमा करेंगे, ये इनकॉर्पोरेशन और ये लाइसेंसिंग, तो दोनों एक साथ ही मिल जाएगा। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी और लाइसेंस भी, दोनों आपको एक साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर होता है INC 11 और लाइसेंस होता है INC 16। तो दे विल गेट अ लाइसेंस एंड देन दे विल गेट एन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट।
तो सेक्शन 8 कंपनी में अमेंडमेंट बेसिकली यही है कि INC 12 पहले लगता था वो बंद हो गया है, अब उसके बदले INC 32 से काम हो जाएगा स्पाइस प्लस से। ठीक है, तो सेक्शन 8 वाला हो गया। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 10A, ये भी एक छोटा सेक्शन है, ये भी जानना जरूरी है। सेक्शन 10A ये नया ऐड हुआ था और इसमें एक नया फॉर्म भी आया था। फॉर्म INC 20A, ये क्या है मैं बता रहा हूं, सुनो, ध्यान सुनना। 11-12 में, जब तुम 11-12 में रहे होगे, तुमने पढ़ा होगा एक फॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। 11-12 में पढ़ाया जाता है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क है। तो वो लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी को सिर्फ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एंड बिजनेस कमेंसमेंट का भी एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट तो बंद हो गया, उसके बदले ये आ गया INC 20A। कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है उसको 180 डेज के अंदर, 180 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर, 180 डेज के अंदर एक फॉर्म जमा करना है INC 20A। ठीक है, एंड इट शुड बी सर्टिफाइड बाय CA CS CMA, तीनों नहीं, मतलब तीनों में से कोई एक, जिसमें उनको यह बताना है कि हमारी जो सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, सब्सक्राइबर्स तो कसम खाते हैं ना इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मेमोरेंडम के अंदर लिख के कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आई विल ब्रिंग सो मच मनी एंड कैपिटल इन द कंपनी, मतलब आई विल सब्सक्राइब टू सो मेनी शेयर्स इन द कंपनी टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी, और मुझे शेयर्स मिलेंगे, मैं शेयर्स खरीदूंगा। तो सब्सक्राइबर्स ने लिखा था कि हम 100 शेयर्स 200 शेयर्स खरीदेंगे। तो इनको यहां सर्टिफाई करके बोलना है कि इन्होंने खरीदा है कि नहीं, पैसा आ गया है कि नहीं। तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त सब्सक्राइबर्स ने जो कसम खाया था मेमोरेंडम के अंदर कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद हम इतने इतने शेयर्स खरीद लेंगे, तो सर खरीदा है कि नहीं खरीदा है। ठीक है, इस बात का एक सर्टिफिकेट है ये INC 20 है। तो जो भी CA CS CMA इसको साइन करेगा उसको वेरीफाई करना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट से कि सब्सक्राइबर्स ने पैसा लाया है और शेयर्स लिया है कि नहीं। तो मेन तो यही पर्पस है। और दूसरा एक छोटा सा पर्पस है कि रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस इन्होंने ROC को बता दिया है, चाहे वो स्पाइस प्लस में बताया था CRC को, चाहे INC 22 में। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, वेरिफिकेशन का मतलब होता है एड्रेस प्रूफ। एकदम सरल भाषा में बोल रहा हूं, तुम किताबें खोल खोल ढूंढते रह जाओगे, तुमको मिलेगा नहीं। कई स्टूडेंट को मतलब ही समझ में आता है वेरिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या है। वेरिफिकेशन का मतलब है एड्रेस प्रूफ मांग रहे हैं। जैसे बात को समझो, आज ये सेंटर है, ये सेंटर इतना बड़ा सेंटर जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, इस सेंटर का कोई तो एड्रेस प्रूफ मेरे पास होगा। देयर हैज टू बी सम एड्रेस प्रूफ, चाहे वो बिजली का बिल, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम क्या था वो, कैलकाटा CSC, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, तो कुछ बिल होगा, या BSNL का कनेक्शन है तो उसका कोई प्रूफ होगा, सम प्रूफ, ओनरशिप प्रूफ, रेंटल अग्रीमेंट, कुछ भी, तो वो आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो नॉर्मली तो या INC 22 या स्पाइस प्लस में दे देते हैं अपने। तो बेसिकली इट्स अ सर्टिफिकेट बाय अ CA CS CMA कि द सब्सक्राइबर्स हैव ब्रॉट द मनी एंड दे हैव सबमिटेड द एड्रेस प्रूफ टू द गवर्नमेंट। ओके, नहीं जमा करोगे आप तो ये सजा है, कंपनी पे 50,000, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 1,000 पर डे का मीटर चालू अप टू 1 लाख। अच्छा, पेनल्टी से याद आया, बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है सर पेनल्टी याद नहीं हो रही। सच बोल रहा हूँ, कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं याद होती पेनल्टी, याद नहीं होती। आज मैं दुनिया भर का यहाँ पे लॉ पढ़ा के बैठा हूँ, पेनल्टीज तुम बोलोगे तो मुझे भी मुंह जबानी याद नहीं रहती। आई हैव टू रिवाइज, मेमोराइज एंड देन आई कैन स्पीक। आफ्टर सम टाइम आई विल ऑल्सो फॉरगेट। पेनल्टीज का कोई लॉजिक तो होता नहीं है कि इन्होंने अमाउंट कैसे निकाला, सरकार ने एक आर्बिट्ररी अमाउंट अपने मन से पुट कर दिया, कोई लॉजिक तो फ्लो तो है नहीं। तो पेनल्टी याद लंबे समय नहीं रख सकते। मैक्स टू मैक्स ये कर सकते हो कि एग्जाम हॉल में घुसने के पहले पेनल्टी याद करके घुस गए। तो पेनल्टी के लिए मैंने बताया भी था, कुछ दिन पहले मैंने इंटर लॉ रिवीजन स्ट्रैटेजी डाला था, उसमें CA इंस्टीट्यूट ने एक रेफरेंसर निकाला है, उसका लिंक है, उसमें CA इंस्टीट्यूट ने पेनल्टी का बना के दिया है 2 पेज का, तो तुम देख के जा सकते हो हॉल में। ठीक है, तो ये हुआ पेनल्टी। ओके, अच्छा, अगर पेनल्टी के अलावा एक और सजा है, अगर आप ये फॉर्म जमा नहीं करते हो तो ROC चाहे तो
आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी होता है ना, लिक्विडेशन का मतलब है कंपनी को बंद करेंगे, एक लिक्विडेटर आएगा, एसेट्स को बेचेगा, जो पैसा आएगा उसे क्रेडिटर को चुकाएगा और कंपनी को बंद कर देगा, दैट इज लिक्विडेशन। स्ट्राइकिंग ऑफ में कोई लिक्विडेटर नहीं आएगा, सीधा आरओसी अपने रिकॉर्ड्स में कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा। तुम एमसी के साइड में अगर अभी जाओगे तुमको पता चलेगा देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो स्ट्राइकिंग ऑफ प्रोसेस के अंदर जा चुकी हैं, मतलब जिनको बंद किया जाएगा, ठीक है। तो ये था सेक्शन नंबर 10 है, ये भी पुराना अमेंडमेंट है, 1 साल पुराना अमेंडमेंट है, ओके। ओपीसी, अब ओपीसी को लेके मेरे को कुछ जबरदस्त तुम लोगों के साथ डिस्कस करना है। ओपीसी ऐसे तो सबको आता है, लेकिन एक बहुत ही सुंदर मास्टर इलस्ट्रेशन है जो मुझे डिस्कस करना है, और जिसके बाद आज का ये जो अमेंडमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल अमेंडमेंट ओपीसी का, सुन लो। ये मैं डिस्कशन कर रहा हूं, मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेशन बनाया है जिससे तुम में से कई जनों का डाउट हमेशा के लिए उड़ जाएगा, खत्म। ओपीसी इज ऑल्सो अ स्मॉल कंपनी। ओपीसी 1% कंपनी इज ऑल्सो अ स्मॉल कंपनी, क्योंकि उसका पेड अप कैपिटल 50 लाख के अंदर होता है, टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसी बात को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि पेड अप कैपिटल 50 लाख या 2 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ 100 करोड़ है। सर सुनो आप मेरी बात को, वो 10 करोड़ 100 करोड़ नहीं है। भारत सरकार चाहे तो उसको 10 करोड़ 100 करोड़ फ्यूचर में बना सकता है, बनाया नहीं है। तो ओपीसी या स्मॉल कंपनी का लिमिट अभी वही चल रहा है, 50 लाख 2 करोड़, ठीक है। तो आपने एक कंपनी खोली थी छोटी सी ओपीसी, अकेला आप प्रोप्राइटर थे, उसके ओनर थे, सिंगल मेंबर थे, आपने एक नॉमिनी बना लिया था अपने घर वाले किसी को, पेड अप कैपिटल 50 लाख के अंदर था, टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर था। अगर आपका धंधा ग्रो हुआ फ्यूचर में, तब हो सकता है कि ये लिमिट क्रॉस हो जाए, कैपिटल 50 लाख क्रॉस कर गया, टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस कर गया, तब आप ओपीसी की तरह कंटिन्यू नहीं कर पाओगे और आपको ना प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट टू प्राइवेट पब्लिक इफ योर लिमिट इज क्रॉस्ड। तो पेड अप कैपिटल तो हमारे हाथ में, हम चाहे तो कैपिटल को बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। जैसे मैं ओनर हूं तो मैं बोल रहा हूं कि मैं 50 लाख तक के कैपिटल में भी करोड़ों का कारोबार तो जा ही सकता हूं, तो कैपिटल बढ़ाना तो मेरे हाथ में कि शुड आई इंक्रीज द कैपिटल और नॉट, बट टर्नओवर मेरे हाथ में नहीं है। टर्नओवर तो कस्टमर्स के हाथ में। अगर माल अच्छा है, बिक रहा है जोरदार, तो धंधा तो ग्रो करेगा ही, टर्नओवर तो 2 करोड़ पार हो ही सकता है, तो क्या करें। तो सरकार ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बहुत ही अच्छी बात बोला, कैपिटल तुम्हारे हाथ में, टर्नओवर तुम्हारे हाथ में नहीं है। कैपिटल को तो तुम अगर बढ़ाओगे 50 लाख से ऊपर, तब तुम कन्वर्ट तुरंत हो जाना। कैपिटल को तो तुम अगर बढ़ाओगे 50 लाख से ऊपर तो कन्वर्ट हो जाना प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में, लेकिन टर्नओवर तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। टर्नओवर तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, पेड अप कैपिटल ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होता, पर टर्नओवर तो ईयर टू ईयर ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट कर सकता है। कोई साल धंधा बढ़िया है, 2 करोड़ पार हो गया, फिर धंधा नॉर्मल हो गया 1.5 करोड़, फिर बढ़ गया, फिर डाउन हो गया, तो क्या करें। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, टर्नओवर को लेके घबराओ मत। टर्नओवर में हम आपका लास्ट 3 इयर्स का एवरेज देखेंगे। टर्नओवर में हम आपके लास्ट 3 इयर्स का एवरेज देखेंगे, सिर्फ इस साल का टर्नओवर नहीं देखेंगे, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज। और अगर वो 2 करोड़ पार हुआ तब आप कन्वर्ट हो जाना, बिकॉज लास्ट 3 साल का एवरेज अगर 2 करोड़ क्रॉस है, मतलब आप बहुत हाई रेंज में हो, इट शोज अ ट्रेंड। तब मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इट्स अ ट्रेंड कि आपका एवरेज ही 3 साल का 2 करोड़ क्रॉस कर रहा है, तो आपका ट्रेंड है कि आपका टर्नओवर ऊपर की तरफ है, तब आप कन्वर्ट हो जाओ। तो टर्नओवर अगर 1 साल पार हो जाए तो नहीं, लास्ट 3 इयर्स का चेक करते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। ये इलस्ट्रेशन है, नोट्स तो मैंने बताया ना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के लिंक से मिल जाएंगे। ये एक ओपीसी है, इसका कैपिटल तो 40 लाख रखा है सिंस इनकॉर्पोरेशन, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कैपिटल, जस्ट लुक एट द ईयर एंड द टर्नओवर। पहले 3 साल में तो आप बात ही मत करो, क्योंकि पहले 3 साल में तो कुछ नहीं, हमें तो लास्ट 3 इयर्स का देखना है, तो पहले 3 साल में तो लास्ट 3 इयर्स है ही नहीं। चौथे साल से कहानी स्टार्ट होगी। 4th ईयर में आप लास्ट 3 इयर्स का एवरेज निकालो। 4th ईयर में खड़े हम लोग, लास्ट 3 इयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 फाइनेंशियल इयर्स का एवरेज, 1.5 + 2 + 2 5.5, उसको डिवाइड बाई 3 करो, 1.83, मतलब लास्ट 3 साल का जो एवरेज है वो 1.83 है। 2 करोड़ क्रॉस नहीं किया, नो कन्वर्जन, सिंपल एकदम।
नेक्स्ट, इस साल में देखो 19-20 में लास्ट 3 इयर्स मतलब ये, तो इसका टोटल निकालो 2, 2, 1.5, 5.5 डिवाइड बाई 3 1.83, 2 को क्रॉस नहीं किया, नो कन्वर्जन। 20-21 आपको 2.5 करोड़ नहीं लेना, आपको पीछे के 3 साल लेने, इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 इयर्स। ये 2, 1.5, 2, 5.5 फिर से वही डिवाइड बाई 3 1.83, नो कन्वर्जन। 21-22 3 करोड़, हमको 3 करोड़ देखना ही नहीं है, हमें इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 इयर्स देखने हैं। 1.5, 2, 2.5, 1.5, 2, 2.5 टोटल 6 डिवाइडेड बाई 3 एवरेज 2 करोड़। तो 2 क्रॉस तो नहीं हुआ ना, 2 टच किया है, क्रॉस नहीं किया, नो कन्वर्जन। नेक्स्ट, अब लास्ट वाले साल पे आते हैं। 22-23 का टर्नओवर 2 करोड़ है, तो आपको वो तो लेना नहीं, पीछे के 3 साल क्या लेना है। अब लफड़ा होगा, 2, 2.5, 3 जोड़ के 7.5 डिवाइड बाई 3 एवरेज 2.5 करोड़, 2 करोड़ पार हो गया। अब आपको कंपल्सरी कन्वर्ट होना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। तो विद इन 6 मंथ्स मतलब ये जो 22-23 वाला साल है ना, इस साल के मतलब आपका 3 साल तो 31, ये 3 साल जो है प्रीवियस वो तो यहीं खत्म हो गया, तो आपके पास तो डेटा हाथ में है ही। तो 22-23 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने के अंदर मतलब आफ्टर फर्स्ट डेट, तो 6 महीना मतलब कितना आएगा, 30 सितंबर 2022। तो बाई 30 सितंबर 2022 यू हैव टू कन्वर्ट इनटू पब्लिक प्राइवेट कंपनी। तो एक क्वेश्चन भी मैंने डाला है, नवंबर 18 का क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस का 4 मार्क का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से समझा के नहीं लिखा है, तो मैंने इसको पूरा सॉल्व करके अच्छे से समझा के यहाँ पे डाल दिया है, एकदम डेटा वाइज में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो तुम्हारा आराम से आंसर निकलेगा। आंसर वही मैच करता है इंस्टीट्यूट से, बट लेआउट मैच नहीं करता। इंस्टीट्यूट ने बहुत हल्के में निकाला है, ढंग से सॉल्व नहीं किया, मैंने पूरा ढंग से सॉल्व करके दिया है, तो इट विल बी अ वेरी गुड इलस्ट्रेशन फॉर यू। ओके, सो चैप्टर 2 सेक्शन 8 भी अपने कर लिए। सो आज के अपने इस डिस्कशन में अमेंडमेंट, पहला 2 चैप्टर जो आप देख रहे हो इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 8, इसका पूरा 1 साल का अमेंडमेंट फुल खत्म होता है। कितने सारे स्टूडेंट्स, उनका सारा डाउट सब डाउट्स भी मैंने तुम लोगों को भरपूर बताए हैं। तुम देखा होगा हर एक चीज पे मैं डाउट बता रहा था, पढ़ा रहा था। तो इट वॉज नॉट जस्ट अमेंडमेंट, आई विल एक्सप्लेन यू द होल थिंग। ओके, तो ये होता है। अगला अमेंडमेंट का जो अपना लेक्चर होगा उसमें अपने ये 2 कवर करेंगे, 3 और 4। ठीक है, तो प्लीज इन अमेंडमेंट क्लासेस को जब भी देखो ढंग से देखो, कोई लफड़ा नहीं, नोट्स वगैरह है, क्लास है, तुम पर वॉच करो, अच्छे से वॉच करो, उसको पूरा देख लो, खत्म कर लो। ठीक है, मैं ये जो अमेंडमेंट क्लास डाल रहा हूं ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग वीडियो होते हैं 5-5 मिनट के होते हैं, ये लंबा वीडियो है तुम लोग के पढ़ाने के पर्पस के, एजुकेशन पर्पस के लिए। तो तुमको अगर देखना है तो पूरा देखो, नहीं तो नुकसान क्या है मैं बताता हूं। मैं पढ़ाते हो सारे डाउट्स बता रहा हूं, तुम देख रहे हो एक एक छोटा से छोटा डाउट आई एम एड्रेसिंग। ये मेरा पढ़ाने का टोन नहीं है, बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैं भयंकर लेवल का डाउटफुल स्टूडेंट था, मतलब हर बात पे मेरे को डाउट आते थे। आज भी मेरी वही मेंटालिटी है। तो पढ़ते हो जो डाउट तुम सोच सकते हो सब मेरे को आता है, मैं पहले से बताते चलता हूं। अब तुम अगर देखोगे नहीं फिर अलग से मेरे से डाउट पूछते रहोगे, ये डाउट है वो डाउट है, तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो इट इज बेटर नो यू वॉच इट देन यू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। ढंग से सुने नहीं, फास्ट करके देख लिए, फिर डाउट आ रहा है तो वो फिर थोड़ा इरिटेटिंग होता है जवाब देना। ओके, तो इसीलिए मैं पूरा समझा के एक एक चीज बता रहा हूं, ढंग से तुम भी देखो, अच्छे से कंप्लीट करो, कोई झमेला नहीं होगा। पिछले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स निकले 4-5 टर्म के, सब इस अमेंडमेंट्स को आराम से देखेंगे, उनको पूरा एक एक चीज याद हो जाएगा। और नोट्स भी तो मैं नीचे डाल ही रहा हूं, तुमको कोई बुक को कुछ नीचे, नोट्स नीचे डाउनलोड करके आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आई बिलीव इट वॉज वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। यही चलते जाएगा अभी आगे, मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा ग्रेजुअली। फाइनल के स्टूडेंट्स का भी मैं पुट करूंगा। फाइनल का तो लेटेस्ट बैच हुआ था, तो इसलिए अभी उसमें ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, वो लेटेस्ट ही है। इंटर में अमेंडमेंट्स थोड़े ज्यादा थे। ओके, थैंक यू।